हेलो दोस्तों, स्टडी विद जीनियस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप देख रहे हैं कि आपके पास एक एड दिख रहा है जो संपूर्ण बैच स्टार्ट ऑन यूट्यूब 20 मई से स्टार्ट हो चुकी है। क्लास 10th के ऑल सब्जेक्ट स्टार्ट हो चुके हैं। आप साइंस पढ़ना चाहते हैं राजेश सर से पढ़ सकते हैं, और क्लास 12th का ऑल सब्जेक्ट 1 जून से स्टार्ट होंगे और क्लास 9th और 11th के 1 जुलाई से स्टार्ट होंगे। हम कल पढ़ रहे थे, हमने अभाज्य गुणनखंड तक पढ़ लिए थे, ये भी पढ़ लिए थे, इससे एलसीएम निकालना। अब हमें प्रश्न नंबर 3 पढ़ना था। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। कौन सी विधि से? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य का मतलब ऐसा होता है कि ऐसी संख्या जो स्वयं से या एक से पूर्णतः विभाजित होती है वो अभाज्य संख्या होती है। तो आपने प्रश्न में लिखा है अभाज्य, तो अभाज्य 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 किसे कहते हैं? तो मैं बताना चाहता हूं कि अभाज्य वह संख्या है जो एक या स्वयं के द्वारा पूर्णतः विभाजित हो जाती है, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। इसी प्रकार हमें अभाज्य गुणनखंड करना है। ऐसे गुणनखंड करना है जो एक या स्वयं के द्वारा ही विभाजित होते हैं, उसे हमें ऐसे अभाज्य गुणनखंड करना है आइए प्रश्न नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। तीसरे का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है 12, 15 और 21। तो हम लिखेंगे दी गई संख्या 12, 15 और 21 है। तो हम बारी बारी से पहले सबसे पहले 12 का अभाज्य गुणनखंड, 12 का अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं? तो इनके ऐसे टुकड़े करने हैं, ये जैसे मैंने लिखा 12 के ऐसे टुकड़े करने हैं जैसे 2 है। 2 से ये 1 से भाग जाएगा और इससे 2 से जाएगा, तो ये 6 बार जाएगा, फिर 2 से 3 और 3 से 1, तो इसके क्या टुकड़े हो जाएंगे? 2 इंटू 2 इंटू 3। इसी प्रकार 15 का अभाज्य गुणनखंड
खंड। 15 का भी निकाल लो आप, 15 का भी ऐसे। सबसे अभाज्य संख्या 3 है, 3 पंच 15 और 5 से 3, 3 इंटू 5। इसी प्रकार 21 का अभाज्य गुणन खंड बराबर, ये 21 है, 21 का करेंगे हम 3 से, 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7, 3 गुणित 7। अब 12 15 का एलसीएम निकालें। 12 15 और 21 का एलसीएम बराबर, अब देखो इसमें क्या है, सबसे बड़ी घात है 2 की घात 2। ये यहां देखो आप 2 की घात 2 बना सकते हैं इसको, तो हम यहां लिख सकते थे 2 की घात 2 इंटू 3। तो सबसे बड़ी घात है 2 की घात 2, फिर इसके बाद 3 इंटू 3, फिर है यहाँ पे 5। हमें एलसीएम में सबसे बड़ी घात का उपयोग करना है, बाकी को हमें लेना नहीं है, ध्यान रखें। अब जैसे यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ तो सभी जगह के लेना है। इस पर घात 1 है, इस पर भी घात है, अगर 2 होती तो हम इसको ले लेते, इंटू 7। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, 4 3 12 इंटू 5 इंटू 7, 12 पंच 60 इंटू 7, 7 छंग 42, 420। 12 15 और 21 का एलसीएम निकला हमारा 420। इसी प्रकार हमें एचसीएफ निकालना है, तो हमें ऐसी संख्या देखना है जो सभी में उपस्थित हो, यानी उभयनिष्ठ हो। अब देखें तो यहाँ 2 है, इसमें क्या 2 है? नहीं। इसमें क्या 2 है? नहीं। इसमें 3 उपस्थित है, हाँ इसमें भी 3 उपस्थित है, इसमें भी 3 उपस्थित है। क्या 7 है? नहीं। तो इसका एचसीएफ 12 15 का एचसीएफ क्या हो जाएगा? 12 15 और 21 का HCF बराबर 3। 12 15 21 का HCF क्या हो जाएगा? 3। एक मेथड और होती है, ये हमने अभाज्य गुणनखंड निकाला। अगर आप चाहते तो 12 15 और 21 का एक साथ निकाल लेते हम, परंतु हमें अभाज्य गुणनखंड से निकालना था, इसीलिए अलग अलग टुकड़े करके निकाला है हमने। तो हम सबसे छोटी संख्या 2 से 6 15 21 ऐसे हो जाते, फिर 2 से 3 15 21, फिर 3 से लेते 3 5 7, फिर 3 से लेंगे 3 कम दे, फिर 5 से आ जाएगा 5 कम 5 7 बच्चे, और फिर 7 से आ जाएगा तो 1। तो देखो 2 की घात 2 3 5 7, यह आया, इसका एलसीएम 420 ही बनेगा। और एचसीएफ आपको अलग अलग निकालना पड़ेगा। आइए, अगर समझ में आया हो तो हम नेक्स्ट सवाल करते हैं। 17 23 29 का अभाज्य गुणनखंड, निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है हमें।
सेकंड सवाल है हमारे पास। सेकंड सवाल दे रखा है 17, 23 और 29। अब आप देख रहे हो 17, 23, 29 अपने आप में ही अभाज्य गुणनखंड है, अपने आप में ही अभाज्य हैं, इनका कोई ही गुणनखंड नहीं होता। तो आइए हम देखते हैं हल। सत्रह का अभाज्य गुणन खंड बराबर 17 किससे डिवाइड होता है? 1 और स्वयं से। फिर 23 का अभाज्य गुणन खंड बराबर 23 भी क्या होता है? 1 से विभाजित होता है और स्वयं से 23 से होता है। 29 का अभाज्य गुणन खंड बराबर 1 गुणा 29। अब हम देखते हैं, इसलिए एलसीएम निकालेंगे। 17, 23 और 29 का एलसीएम बराबर, तो 1 गुणा 17 गुणा 23 गुणा 29। 17 में 23 का गुणा करेंगे 391 प्राप्त होंगे, और 29 का गुणा करोगे तो आपको 11,339 मिलेंगे। 11,339, ये है आपका एलसीएम। और 17, 23 और 29 का HCF बराबर, यहाँ देखते हैं उभयनिष्ठ 1 है, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, तो इसका HCF क्या हो जाएगा? 1। इसी प्रकार हम नेक्स्ट सवाल, तीसरे नंबर का सवाल करते हैं। ये 8, 9 और 25। 8, 9 और 25। तीसरा सवाल 8, 9 और 25। 8, 9, 25 हल दी गई संख्या 8, 9, 25 है। 8 का अभाज्य गुणन खंड 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 2 की घात 3। 9 का अभाज्य गुणन खंड बराबर 3 गुणा 3, यानी 3 की घात 2। 25 का अभाज्य गुणन खंड
5 इंटू 5 यानी 5 की घात 2। तो हम 8, 9 और 25 का LCM बराबर 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 2 इंटू 5 की घात 2। ये हो जाएगा 2 की घात 3 8, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 25। 9 8 72। हम इधर कर लेते हैं LCM बराबर 72 इंटू 25। तो LCM बराबर 25 दून 50 की 0, हासिल है 5, 175 और 5 80, 1800 LCM आए। इसका HCF देखें तो क्या इसमें भी नहीं है, तो इसमें एक आ सकता है, इसमें भी एक आ सकता है और इसमें भी एक आ सकता है। तो HCF बराबर आप लिख सकते हैं 1। ये हमारा प्रश्न नंबर 3 समाप्त होता है। हम अगला सवाल करेंगे प्रश्न नंबर 4। ये रहा प्रश्न नंबर 4 आपका। HCF 306 657 बराबर 9 है। तो 306 और 657 ज्ञात कीजिए। HCF मासा 306 657 बराबर 9 दे रखा है। लासा LCM 306 657 ज्ञात कीजिए। तो हल आसान सवाल है बिल्कुल। तीन सौ छः 657 का HCF बराबर 9 है। 306 657 का LCM बराबर क्वेश्चन मार्क हमें ज्ञात करना है। तो आपने एक सूत्र पढ़ा है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM इंटू HCF। दो संख्या हैं 306 इंटू 657 बराबर LCM हमें निकालना है। LCM और HCF दिया हमें 9। तो 306 इंटू 657 हमें निकालना है LCM, इसलिए ये बटे में आ जाएगा डिवाइडेड LCM। ये से 9 से कटेगा, 9 3 27, 3 बचेंगे हो जाएंगे 36 और 9 चूक 36, 9 चूक 36।
34 × 657 बराबर LCM। तो दो संख्याओं का गुणन कितना हो जाएगा? 34 का गुणा करेंगे 34 × 657 बराबर LCM, या LCM बराबर इनका गुणा करोगे 22,338 आएंगे। 22,338, ये रहा आपका सवाल 22,338। हम आते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n के अंक पर समाप्त होती है। तो हल 6n 0 पर समाप्त तो कथन है हमारा नहीं, क्योंकि संख्या 0 पर समाप्त हो तो 5 से विभाजित होगी। किससे होगी? अगर आपको 0 चाहिए, 0 अंक पर समाप्त हो तो संख्या 5 से विभाजित होगी, परंतु 6 की पावर n 2 × 3 की पावर n, यहाँ केवल 2 और 3 ही गुणनखंड है और 5 नहीं है। अब जब 5 नहीं है तो यह 0 पर समाप्त नहीं होगी। अतः प्राकृत संख्या n का कोई ऐसा मान नहीं है जो जिसके लिए इकाई का अंक
शून्य पर समाप्त हो। तो अगर आपको समझ में आया हो तो ये प्रश्न का मतलब ये है, ये कह रहा है कि 6 अंक 0 पर समाप्त, तो जो पावर n है वो 0 पर समाप्त कब होगी? जब 5 से ये विभाजित होगा। लेकिन इसके गुणनखंड तो 2 और 3 ही है, 5 तो है नहीं। अगर 5 होता तो 5 दूने 10, इसका अंक 0 पर समाप्त हो सकता था। इसीलिए संख्या 0 पर समाप्त हो तो 5 से विभाजित होगी, परंतु 6n इसके ये 2 ही गुणनखंड है और 5 नहीं, अतः प्राकृत n कोई ऐसा मान नहीं है जो कि इसके लिए इकाई अंक 0 पर समाप्त हो। आइए अगला सवाल। सवाल प्रश्न नंबर 6। अब यहाँ लिखा है व्याख्या कीजिए 7 × 11 × 13 + 13 और 7 6 5 4 3 × 2 × 1 × 5 भाज्य संख्या है। हाँ, तो भाज्य और अभाज्य किसे कहते हैं? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर भाज्य और अभाज्य दो संख्याओं का मामला है। तो यहाँ मेरे पास हैं, तो आइए भाज्य और अभाज्य। भाज्य भाज्य ऐसी संख्या है, भाज्य ऐसी संख्या है जो 2 या 2 से अधिक संख्या से पूर्णतः विभाजित होती है। और अभाज्य संख्या ऐसी संख्या है जो 1 और स्वयं के द्वारा विभाजित होती है। अब कैसे? भाज्य यानी मैंने ले लिया 6, अब 6 से किस किस का भाग जाएगा? 1 से भी भाग चला जाएगा, फिर 2 से भी चला जाएगा, फिर 3 से भी चला जाएगा, और स्वयं 6 से कितनी बार विभाजित हुई? 4 बार हुई। अब ये देखो, हमने ले लिया 3, 3 किससे होगा? 1 से होगा, 1 के बाद स्वयं 3 से, तो ये हो गए अभाज्य संख्या। ये संख्याएं व्यंजक के रूप में दी गई हैं। तो आइए प्रश्न नंबर 6 का फर्स्ट सवाल है ये। इसमें 2 संख्याएं हैं, प्रश्न में 2 संख्याएं व्यंजक के रूप में दी गई है। हल। प्रश्न में दो संख्याएं व्यंजक के रूप में दी गई है। अब हम फर्स्ट लेते हैं। पहले फर्स्ट है हमारे पास 7 × 11 × 13 + 13। आइए इसमें 13 हम
कॉमन निकाल लेंगे, बाहर निकाल लेंगे, तो 13 जैसे ही बाहर निकालेंगे 7 इंटू 11 इंटू यहाँ पर एक उभयनिष्ठ, ये 11 प्लस 1 ये हो जाएगा। अब इसको हम हल कर लेंगे। 13 गुणा में बाहर आ गया, 1177 प्लस 1, 13 इंटू 78 हो जाएगा। अब हम देखें 13 इंटू 13 इंटू 7, 13 छंग 78, सॉरी 6, ये क्या है 6 है, 13 छंग 78, ये फर्स्ट हो गया। हम इसके बारे में लिखेंगे, चूंकि दी गई संख्या का गुणनखंड 13 और 6 है, चूंकि दी गई संख्या का गुणनखंड 13 और 6 है, चूंकि दी गई संख्या का गुणनखंड 13 और 6 है, अतः यह एक भाज्य संख्या है। अतः यह एक भाज्य संख्या है। क्या है ये? अतः एक भाज्य संख्या है। इसी प्रकार इसका सेकंड पार्ट है, आइए मैं दिखा देता हूं। ये सेकंड पार्ट है इसका, ये वाला सेकंड पार्ट है इसका। अगले पेज में इसको हल करेंगे हम। सेकंड पार्ट है इसका 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। अब ये प्लस में 5 है, यानी इसको हम बाहर निकाल लेंगे। तो जैसे हम बाहर निकालेंगे तो ये 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1 आ जाएगा। ये यहाँ नहीं लगेगा, ये यहाँ लगेगा। ये प्लस है, तो 5 1 का गुणा 2 में करेंगे 2, 2 तिया 6, 6 चुक 24, ये 7 छंग 42 प्लस 6 चुक 24 प्लस 1 5, ये हो जाएगा। पहले मल्टीप्लाई करना होगा 24 का, 24 दूना 48 के 8, हासिल आया 4, 48 96, 96 और 4 होते 100, 1008 प्लस 1, तो 5 इंटू 1009, तो 5 इंटू 1009 और 1009 तो हम लिख सकते हैं दी गई संख्या का गुणनखंड 5 और 1009 है। अतः
यह एक भाज्य संख्या है, अतः यह एक भाज्य संख्या है। अब आपने देखा कि दी गई संख्या गुणनखंड 5 और 109 है, तो हम इसके बारे में लिख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं, भाज्य संख्याएं हैं। आइए अगला सवाल दे रखा है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि दोनों एक ही स्थान पर और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ये कोई मैदान है। अब ये क्या है, एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं और 12 मिनट, तो ये स्पीड का है, ये 6 का अंतराल है, वैसे देखा 12 और 18 में। तो आइए